25 जनवरी सन 1990। एविएंका फ्लाइट 52 में बैठे लोगों के लिए आज का दिन भी रोजाना की तरह एक नॉर्मल सा ही दिन था। सूरज ढलने को था और धीरे धीरे शाम हो रही थी। एविएंका फ्लाइट 52 जो कि एक बोइंग 707 एयरक्राफ्ट था, वो बोगोटा से उड़ान भरकर जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। लेकिन लोगों का ये सफर जो एक नॉर्मल फ्लाइट से शुरू हुआ था, वो नहीं जानते थे कि उनका अंत इतना भयानक होगा। ये फ्लाइट अपने टाइम की सबसे भयानक एविएशन डिजास्टर में तब्दील हो जाएगी। फ्लाइट 52 जैसे जैसे न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ रही थी, इसे खराब मौसम, टर्बुलेंट विंड्स और एयरपोर्ट पर उतरने में देरी का सामना करना पड़ रहा था, जिसने क्रू और पैसेंजर्स दोनों को ही मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन सिर्फ मौसम का बदलना ही इस फ्लाइट के दर्दनाक हादसे का कारण नहीं बना, बल्कि कॉकपिट में बैठकर एक ऐसा डेडली डिसीजन भी लिया गया था जिसने उस विमान पर बैठे 73 यात्रियों की जान ले ली थी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसी भयावह घटना एक ऐसे कंट्रोल्ड एयर स्पेस में कैसे हो सकती है जिसे दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर स्पेस माना जाता है। आखिर गलती कहाँ हुई थी? आखिर कैसे एक फ्लाइट जो धरती के सबसे बिजी एयरपोर्ट पर फाइनल अप्रोच कर रही थी, वो एकाएक ईंधन से पूरी तरह खाली हो जाती है? और कैसे मिसकम्युनिकेशन और ह्यूमन एरर ने इस घटना को हॉरिफिक बना दिया था? आज की इस वीडियो में हम एविएंका फ्लाइट 52 के उन चिलिंग इवेंट्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से ये यात्रा धीरे धीरे एक बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो गई। कॉकपिट में लिए गए डिसीजन से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज तक हम उन सभी की मोमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जिन्होंने एक सामान्य यात्रा को अंतिम यात्रा में बदल दिया। द रूटीन फ्लाइट दैट टर्न्ड डेडली। एल्डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोगोटा, दोपहर के 3:08। एविएंका फ्लाइट 52 158 ऑन बोर्ड यात्रियों के साथ टेक ऑफ कर लेती है। एक 158 लोगों में 9 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इस बोइंग 707 एयरक्राफ्ट को कोलंबिया के मेडलिन में एक स्टॉप ओवर भी करना था और फिर वहां से न्यूयॉर्क के लिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर उड़ान भरनी थी। एयरक्राफ्ट को कमांड कर रहे थे कैप्टन लॉरियानो कैवेडिस, जिनके पास 16,000 से भी ज्यादा घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे मॉरिसियो क्लॉट्स, जो कि खुद एक एक्सपीरियंस्ड को पायलट थे। इसके अलावा उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर जेमी हरेरा भी थे, जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स के दौरान एयरक्राफ्ट के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज कर रहे थे। बोगोटा से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लंबी थी, लेकिन फिर भी ये एक रूटीन फ्लाइट थी और सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल चल रहा था, जब तक कि ये फ्लाइट यूएस एयर स्पेस में नहीं पहुंची। जब ये फ्लाइट वर्जीनिया से न्यूयॉर्क के पास पहुंची, तब पहली बार एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी के संकेत मिलने शुरू हो गए। न्यूयॉर्क में एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए फ्लाइट को वर्जीनिया में ही होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया गया था। जब किसी फ्लाइट को उतारने में देरी करनी होती है तो उसे एक खास पैटर्न में आसपास ही चक्कर लगाने को कहा जाता है, जिसे होल्डिंग या फिर होल्डिंग पैटर्न कहा जाता है। न्यूयॉर्क में एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और ऊपर से खराब मौसम और पुअर विजिबिलिटी की वजह से वहां कई और भी फ्लाइट्स ऐसे ही फंसी हुई थी। फ्लाइट 52 को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने 1 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास ही सर्कल करने के आदेश दिए थे। लेकिन कॉकपिट के अंदर टेंशन्स बढ़ने लगी थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट का फ्यूल खतरनाक रूप से कम हो रहा था, जबकि एयरक्राफ्ट अभी भी लैंडिंग के लिए क्लियरेंस का इंतजार कर रहा था। क्रू ने अपने तेजी से गिरते फ्यूल लेवल्स की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दी और उन्हें प्रायोरिटी पर रखने के लिए रिक्वेस्ट की। हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन उनकी इस एग्जैक्ट वर्डिंग की वजह से ही एक बहुत ही ट्रेजिक सीरीज ऑफ मिसकम्युनिकेशन की शुरुआत हो गई। एविएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर करने और प्रायोरिटी लैंडिंग रिक्वेस्ट करने में बड़ा फर्क होता है। फ्लाइट 52 के क्रू ने कभी भी फॉर्मली इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं की थी, भले ही वो बड़ी तेजी से फ्यूल शॉर्टेज की कगार पर पहुंच रहे थे।
लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने होल्डिंग पैटर्न में बने रहे। पता नहीं पायलट्स के मन में क्या चल रहा था, उनके मन में इससे निपटने के लिए क्या प्लान्स थे, लेकिन जो भी था वो एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे थे जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं था। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका पायलट्स को बेसब्री से इंतजार था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 52 को JKF इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने की परमिशन दे दी, लेकिन अब तक क्रू पूरी तरह से थक चुका था। वो अपनी सिचुएशन को लेकर तनाव में थे और बुरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वो फाइनल अप्रोच के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके पास समय और फ्यूल दोनों ही उम्मीद से बहुत कम थे, और जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा था उनकी उम्मीदें भी कम होती जा रही थी। मिसकम्युनिकेशन एंड फेटल मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे फ्लाइट 52 जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ डिसेंट कर रही थी तो क्रू को लग रहा था कि उनकी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असली मुसीबत आना तो अभी बाकी थी। न्यूयॉर्क का मौसम कुछ ऐसा हो चुका था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि कब ये ज्यादा बिगड़ जाए। तेज हवाएं, लो विजिबिलिटी और तूफानों की वजह से डगमगाता जहाज सबको अंदर से डरा रहा था। फ्लाइट 52 का क्रू जो पहले से ही 1 घंटे तक होल्डिंग पैटर्न में रहकर थक चुका था, वो ऐसे खतरनाक मौसम में रनवे के साथ फ्लाइट को अलाइन करने में भी संघर्ष करता नजर आ रहा था। जब वो अपने फाइनल डिसेंट की ओर बढ़ ही रहे थे कि हवा का एक जोरदार झटका विमान को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। हवा में आए इस खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल चेंज ने कैप्टन को मजबूर कर दिया लैंडिंग अबॉर्ट करने पर, और फिर उन्हें एयरक्राफ्ट को मजबूरन दोबारा हवा में लेकर जाना पड़ा। अब उन्हें दोबारा से एयरपोर्ट पर उतरने के लिए एक और गो अराउंड परफॉर्म करना पड़ेगा। क्रू के चेहरे पर अब तनाव और डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फ्यूल लेवल्स अब क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए थे। वो इस हालात में थे कि दूसरे अप्रोच या फिर सेकंड लैंडिंग अटेम्प्ट का मतलब था कि जहाज अब सिर्फ धुएं पर ही चल रहा था। इस स्टेज पर आकर फाइनली क्रू ने ATC को इन्फॉर्म किया कि उनका फ्यूल खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार भी उन्होंने जो शब्द चुने वो आगे चलकर उनके लिए जानलेवा साबित हुए। फर्स्ट ऑफिसर क्लॉट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पर सूचना देते हुए कहा, वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। लेकिन इस बार भी वो गलती कर बैठे। उन्होंने जिस तरह से बोला और जिन शब्दों का चयन किया उनमें कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही थी, जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए बेहद जरूरी है। एविएशन में कम्युनिकेशन में स्पष्टता और प्रिसीजन बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पर क्लियरिटी ट्रांसलेशन में कहीं खो चुकी थी। कंट्रोलर्स जो मल्टीपल फ्लाइट्स को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने माना कि सिचुएशन कंट्रोल में है, क्योंकि उनकी टोन में कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही थी। इसलिए उन्होंने फ्लाइट 52 को दोबारा से होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया, और इसी डिसीजन ने फ्लाइट 52 की किस्मत पर हादसे की मोहर लगा दी थी। ऑफिशियली क्रू की तरफ से कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी गई। कुछ ही देर में फ्लाइट के इंजन्स एक एक करके फेल होने लगे, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एविएंका फ्लाइट 52 का फ्यूल टैंक पूरी तरह से खाली हो गया और कॉकपिट में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जब बोइंग 707 पावरलेस था, वो न्यूयॉर्क शहर के ऊपर सिर्फ हवा में भगवान भरोसे ही उड़ रहा था। क्रैश एंड रेस्क्यू एफर्ट्स। रात के 9:34 फ्लाइट 52 के चारों इंजन्स डेड हो चुके थे। एविएंका फ्लाइट 52 का अंत अब निश्चित था। क्रू ने हड़बड़ी में एयरक्राफ्ट को सुरक्षित जगह पर उतारने के लिए खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और क्रू के पास विकल्प बहुत कम बचे थे। कैप्टन ने फैसला लिया कि वो न्यूयॉर्क से थोड़ी दूरी पर लॉन्ग आइलैंड्स के कोवनेक नाम की जगह पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि न्यूयॉर्क की घनी आबादी से दूर जाया जा सके। कॉकपिट में कंफ्यूजन और टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही थी। बोइंग 707 जैसे ही आसमान से नीचे आया, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ से टकराने लगा। बिजली की तारों और पेड़ों को तोड़ता हुआ ये जहाज एक छोटी पहाड़ी पर क्रैश हो जाता है। इम्पैक्ट होते ही एयरक्राफ्ट टुकड़ों में बिखर जाता है। जहाज के आगे का फ्यूसलाज टूट जाता है और पूरा मलबा वहां के
रिहायशी इलाके में बिखर जाता है। घटना के तुरंत बाद ही रेस्क्यू एफर्ट्स शुरू कर दिए जाते हैं। इमरजेंसी टीम्स जल्दी घटना स्थल पर पहुंच जाती हैं। बचे हुए जिंदा लोगों को मलबे से ढूंढ कर बाहर निकाला जाता है। मलबा बहुत ही भयानक रूप में बिखरा पड़ा था। फंसे हुए लोगों को समय रहते निकालना भी जरूरी था। हालात ये थे कि कई सर्वाइवर्स को तो उस कड़ाके की ठंड में हाइपोथर्मिया की हालात में मलबे से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में 158 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ 85 को ही बचाया जा सका। भले ही क्रैश का नजारा दिल दहला देने वाला था, लेकिन ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पर 73 लोग मारे गए थे। कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर कंट्रोल सिस्टम में से एक में उड़ रहा था, आखिर बीच हवा में उसका फ्यूल कैसे खत्म हो गया और क्या इस घटना को होने से रोका जा सकता था? इसके बाद घटना की इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने निकल कर आया, उसने एविएशन वर्ल्ड को झकझोर कर रख दिया। घटना के तुरंत बाद ही नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB ने एविएंका फ्लाइट 52 के क्रैश को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इसमें जो फाइंडिंग्स हमारे सामने आई, उसने एविएशन इंडस्ट्री को चौंका दिया। इस घटना के पीछे पहला फैक्टर था क्रू का सही समय पर और समय रहते इमरजेंसी डिक्लेयर ना करना। We are running out of fuel. Okay. What did he say? I already advised him that we are going to attempt again. Advise him we are in an emergency. Do you tell him? Yes, sir. I already advised him. अगर क्रू ने अपनी कम्युनिकेशन में ज्यादा क्लियरिटी रखी होती तो शायद उन्हें एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन पहले ही मिल जाती और इतनी बड़ी घटना न होती। इसके अलावा NTSB ने पाया कि एयरक्राफ्ट का क्रू कोलंबियन था और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अमेरिकन थे, तो उनके बीच एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर था जिसने कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। शब्दों का चयन जिस तरह से किया गया था और क्रू के बोलने के तरीके ने एक कैटास्ट्रोफिक मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दिया, और वो भी उस समय जब हर एक गुजरता पल भी कीमती था। साथ ही क्रू की डिसीजन मेकिंग पर भी कई सवाल उठे। उनका मानसिक तनाव, थकावट, प्रेशर और कैबिन के अंदर चल रही कंफ्यूजन ने भी आग में घी डालने का काम किया। एयरक्राफ्ट के उतरने में हुई देरी, उसे होल्डिंग पैटर्न में दोबारा डालना, मिस कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिक्लेरेशन की कमी ने इवेंट्स के एक ऐसे बवंडर को जन्म दिया जिसने एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से निगल लिया। कंक्लूजन, एविएंका फ्लाइट 52 का क्रैश हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि एविएशन में क्लियर कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। जहां सिचुएशन में इतना कुछ दांव पर लगा हो, वहां ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उस रात की दुर्घटना से एविएशन सेफ्टी में भारी सुधार हुआ है। नए प्रोटोकॉल्स उस घटना के बाद से लागू किए गए ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। हालांकि 73 लोगों को इस घटना में जान गंवानी पड़ी, लेकिन ये कहानी उन 85 सर्वाइवर्स की है जिन्होंने मौत को चकमा दिया। रेस्क्यू टीम्स की बहादुरी की मिसाल है ये, जिन्होंने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला, अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई गई। एविएंका फ्लाइट 52 सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये छोटे छोटे उठाए गए गलत कदमों की एक ऐसी सीरीज थी जिसका अंजाम सिर्फ एक दुर्घटना तक ही जाता था। ये कहानी अपने आप में एक ऐसी केस स्टडी के रूप में आज भी जीवित है, जो ये दर्शाती है कि एविएशन कैसे कैसे इम्प्रूव करता है, और इसे करना ही होगा क्योंकि लगातार परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप एविएशन मिस्ट्रीज और डिजास्टर के बारे में और भी जानना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।